नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत हाइड्रोजन मिशन चला रहा है जो कि हमारी स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के लिए है। आखिर ये स्वच्छ ऊर्जा क्रांति क्या है और ये मिशन क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया और भारत की साझेदारी के बारे में बताया था जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर आधारित है। उन्हीं साझेदारी के साथ ये मिशन आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत देखा जा रहा है। हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स के रूप में देखा जा रहा है और इसी के तहत ये मिशन चलाया है ताकि हम स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को अग्रसर कर सकें। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके रास्ते में बाधाएं आएंगी, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपनी ऊर्जा क्रांति के बारे में। तो चर्चा में क्यों है, इसका कारण है जैसे जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ रहा है, लिथियम कोबाल्ट दुर्लभ मृदा, जो कि दुर्लभ मृदा यानी कि बहुत ही फायदेमंद है इस चीज़ के लिए। साथ ही अगर मैं बात करूं और भी महत्वपूर्ण खनिज जिनको सुरक्षित करना और रणनीतिक अनिवार्यता बन गया है, वे उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए और न्यू एनर्जी को अग्रसर करने के लिए इन चीज़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, इनको कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव चीज़ें होंगी, संरक्षित होंगी, तो ये चीज़ें कामयाब हो पाएंगी। तभी हम एक नवीकरणीय ऊर्जा का सपना देख सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं, पैनल हैं और पवन टर्बाइन्स हैं जो कि पवन चक्कियाँ वगैरह हैं, उनकी मदद से अगर मैं बात करूँ ऊर्जा भंडारण को शक्ति प्रदान कर सकते हैं और जो भारत के हरित परिवर्तन की रीढ़ साबित हो सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं, फिर भी भारी आयात निर्भरता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समिति घरेलू प्रसंस्करण के साथ साथ भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, खनन कार्यों को विस्तार करना, पुनर्चक्रण अवसंरचना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों के लिए हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों के लिए अगर हम बात करें तो हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए या शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए, इन चीज़ों को हम अगर देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। ये नहीं है कि ये चीज़ें अपने आप हमारी झोली में गिर जाएंगी। इसके लिए हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, तो भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के पीछे मुख्य चालक क्या हैं, इसके पीछे के मुख्य चालक क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नवीकरणीय क्षमता जो एक लक्ष्य हमने रखा है, भारत ने अपनी COP 26 और प्रतिबद्धताओं के तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारण किया है कि भाई इतने गीगावाट तक हम एक लक्ष्य रखेंगे, लगभग 500 गीगावाट 2030 तक हमारा ये लक्ष्य रहेगा। साथ ही अगर मैं बात करूं, इसका लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना, 2070 तक जीरो पोल्यूशन हमें ये काम करना होगा, जिससे हम बेहद स्वच्छ पर्यावरण के एक विधाता हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हमें महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन चीजों में ये नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं, मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई। मार्च 2025 तक कितनी पहुंच चुकी है? 220। लक्ष्य कितना है हमारा? 500 तक। कोशिश करेंगे आगे 280 तक पहुंचा दें और लगभग 29.5 गीगावाट बढ़ जाएगी 2024-25 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसी साल 29.5 और भी बढ़ जाएगी, 30 बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 250 तो हो ही जाएगी। आने वाली 5 सालों में हमें 250 और बढ़ानी है। साथ अगर मैं बात करता हूं, एक रिकॉर्ड वृद्धि की गति को बढ़ावा देगी और ये कि अपने आप में अभिलेखित गति होगी, ये अपने आप में एक अभिलेखित गति सिद्ध होती है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इन विशाल वार्षिक वृद्धि से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विद्युत की स्तरीय लागत में भी कमी आती है, जो जितनी बिजली खपत होती है उसमें भी कमी आती है। सौर ऊर्जा इस वृद्धि की प्रमुख भूमिका है, इसमें सोलर एनर्जी का खास रोल रहता है, जिसकी कीमत लगभग 105.65 गीगावाट है, जिसमें छत और ऑफ ग्रिड प्रणालियां भी शामिल हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं नवीकरणीय स्रोतों की, तो विविधता और विस्तार क्या है इसका, तो उसकी अगर बात की जाए तो भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नेता के रूप में उभर रहा है।
जो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आता है। कल ही मैंने बताया था ये कि चौथे स्थान पर हम नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं विश्व स्तर पर, और तीसरा है सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में चौथा है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का दावा करता है भारत। उसके बाद हम बात करें पवन ऊर्जा क्षमता हमारी 50.04 गीगावाट है, और सौर ऊर्जा के साथ लगातार बढ़ रही है हमारी पवन ऊर्जा, जिसकी गीगावाट 50.4 तक है। हरित हाइड्रोजन औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हरित हाइड्रोजन और डीकार्बोनाइजेशन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन से उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT है। प्रति वर्ष कितना MMT है? 5। साथ ही अगर मैं बात करूं इस मिशन में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, और उसको आकर्षित होने 2030 तक लगभग 6 लाख नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। 8 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, 2030 तक 6 लाख नौकरियां इसमें उत्पन्न होंगी, 6 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूं औद्योगिक क्षेत्र और बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल बंदरगाह हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है हरित हाइड्रोजन के मिशन के तहत। साथ ही जिससे निर्यात उन्मुख यानी कि एक्सपोर्टिंग जो है डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों को बढ़ावा मिलेगा। हम दूसरे देशों के साथ निर्यात करते हैं, उन चीजों को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज के तहत, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो वित्तीय प्रोत्साहन और व्यामक सुधार क्या रहेंगे। वित्तीय प्रोत्साहन और व्यामक सुधार केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रिड अवसंरचना और कनेक्टिविटी में सुधार। साथ ही अगर मैं बात करूं तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 26,549 करोड़ और हरित ऊर्जा गलियारों के लिए 60 बिलियन आवंटित किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए तो शुल्क माफी और उच्च क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नीलामी 50 गीगावाट वार्षिक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन वाली प्रणाली के लिए जून 2028 तक 3 वर्ष के लिए वितरित है, और उच्च क्षमता वाली जो नवीकरणीय नीलामी है वो 50 गीगावाट वार्षिक जैसी नीतियों को, परियोजनाओं को लागू करने का, उनमें लागत को कम करने के लिए ये चीजें, इन चीजों का निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है। उसी के अलावा मैं बात करता हूं तो लगभग बढ़ते विदेशी और घरेलू निवेश भारत ने 2023 में स्वच्छ ऊर्जा में 42,000 करोड़, 42,000 करोड़ का मतलब है 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया है, और इसको मजबूत वैश्विक निवेशक विश्वास को दर्शाता है कि यह हमारा एक दृढ़ और स्ट्रॉन्ग एक वैश्विक विश्वास है। सरकार की जो PLI है योजना, जो घरेलू और मॉड्यूल विनिर्माण, जो घरेलू सौर मॉड्यूल पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे हमें चीजें बाहर से मंगवाने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं डिजिटलीकरण और बाजार नवाचार की तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTM जैसे नवाचार नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार क्षमता और आपूर्ति पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। AI IoT संचालित एनालिटिक्स मांग का पूर्व अनुमान लगाने के लिए नवीकरणीय ग्रिड एकीकरण की निगरानी करने और भंडारण को अनुकूलित करने में मदद करते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं, उसके अनुकूल करने में उन चीजों को मदद करते हैं, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहती है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 2025 तक बढ़कर के 7.6 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक सुचारू रूप से एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन की जो क्षमता है भारत की वो कितनी है, तो आप देख सकते हो हाइड्रो है 49.6,
यानी कि 20.42%, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही सोलर पावर 47.83%, 116 ये है। और न्यूक्लियर 3.61, 8.8 ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग से पट्टी। विंड पावर अगर मैं बात करूं 21.26%, स्मॉल हाइड्रो 2.1%, 5.1, बायो पावर 4.77%, 11.6। ये नंबर इन गीगावाट में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? गीगावाट में नंबर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट है द हिंदू पीआईबी, ठीक है, पीआईबी की रिपोर्ट है। ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक, बहुत इजीली इन चीजों को अच्छे से देख सकते हो रिपोर्ट को। साथ ही अगर मैं बात करता हूं भारत स्वच्छ ऊर्जा के बारे में, भारत स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन प्रमुख चुनौतियां क्या है, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, भूमि अधिग्रहण और सांप्रदायिक प्रतिरोध, यानी कि एक तो जमीन लोगों से हायर करना और हमें सामुदायिक कम्युनिटी का विरोध करना, प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत के लिए विशाल भूमि संसाधनों के बावजूद बड़े पैमाने पर नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सीधी चुनौती है। वहीं अगर मैं बात करूं जटिल भू स्वामित्व, खंडित भूखंड और अस्पष्ट अधिकारी जो कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं पैदा होती हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंजेज है। विशेष रूप से कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया। असम में 2025 में प्रस्तावित 1 गीगावाट और परियोजना को जनजातीय विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। जनजातियों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया और उसमें इस प्रतिरोध के कारणों से 1 गीगावाट वाली इस परियोजना को रद्द करना पड़ा, तथा एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया। और एशियाई बैंक ने अपना ऋण वापस ले लिया क्योंकि ये कैंसिल करना पड़ा हमें। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख सरकारी पहल क्या है। सरकारी पहल में अगर बात आती है तो राष्ट्रीय सौर मिशन सबसे पहले है, नेशनल सोलर मिशन। 100 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य और प्राप्ति तथा बड़े पैमाने पर सौर परियोजना को सक्षम बनाना है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं पीएम कुसुम योजना, इसका उद्देश्य 2 मिलियन कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करना तथा ऊर्जा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं सौर पारक कार्यक्रम, सौर पारक कार्यक्रम क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विकसित करना। मेगा सौर परियोजना विकसित होंगी तो भैया एक प्रकार से ग्रिड कनेक्टिविटी के थ्रू ही हो सकती है, इसलिए इसके थ्रू विकसित करना और लोगों के विकास को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य रहेगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका लक्ष्य है 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, जिसको हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं और प्रदूषण मुक्त भारत बना सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य रहेगा, इसका उद्देश्य है सब्सिडी और मुफ्त बिजली माध्यम से छत और ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा क्षमता विस्तार करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे ऊर्जा को बनाना और ऊर्जा को विकसित करना, बायो एनर्जी को बढ़ाना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। पवन एवं लघु जल विद्युत नीतियों का उद्देश्य तटवर्ती अपतटीय पवन एवं लघु जल विद्युतों को मजबूत करना। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और OSWOG का उद्देश्य है वैश्विक सौर सहयोग करना, निवेश प्रौद्योगिकी को साझाकरण और इसको बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रह जाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा देगा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और इन चीज़ों को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक सहयोग भी हमें मिलेगा, सौर वैश्विक सहयोग हमें प्राप्त होगा, इस चीज़ का उद्देश्य। और ये उद्देश्य है OSWOG का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं रिन्यूएबल ग्रोथ की बात करता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि ग्रोथ इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ कितनी है, ठीक है, जो नंबर ग्रोथ में है 2014 में 76, 2025 में
227 हो गई। तो यानी कि बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। नंबर्स इन गीगावाट, गीगावाट में नंबर्स है भैया, ठीक। कौन से रणनीतिक हस्तक्षेप भारत के प्रभावी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सुनिश्चित करते हैं? कौन से रणनीतिक हस्तक्षेप ऐसे हो सकते हैं जो हमारे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सुनिश्चित करने का काम करते हैं? तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो घरेलू महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति वर्ताकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। यदि हम अपनी घरेलू आपूर्ति खनिज आपूर्ति को हम अगर मजबूत कर लेते हैं सर्कुलरली, तो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, जिससे हम इन चीज़ों की परिवर्तन को सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत जो हमारा है लिथियम कोबाल्ट अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुनिश्चित करने की प्राथमिकता भी देता है, और ये प्राथमिकता देनी भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियों और सौर पैनल और पवन टर्बाइन्स का अगर मैं बात करूं तो ये उन्हीं चीजों का आधार है, उन्हीं चीजों को आधारभूत से विकसित करने का काम करते हैं। इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों को खनिज समृद्ध क्षेत्रों में खनन क्षमता का जिम्मेदारी पूर्वक विकास करना तथा पर्यावरणीय और सामाजिक सुधार करना। उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं बनी रहती हैं, उसको सुधार करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो नवीकरणीय क्षमता का विस्तार और ग्रिड अवसंरचना का आधुनिकीकरण। भारत में जो नवीकरणीय संरचना है, ऊर्जा की जो क्षमता है, 2025 तक 225 गीगावाट अधिक हो जाएगी, लेकिन 2030 तक 500 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है, और यह हासिल करना ही होगा हमें, ठीक। ग्रिड स्थिरता कुशल नवीकरणीय ऊर्जा निकासी को सक्षम करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारों में रणनीतिक रूप से निवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो इसकी मांग का पूर्व अनुमान लगाने के लिए परिवर्तनशील का प्रबंधन करने तथा सौर और पवन जैसी अस्थायी संसाधनों को प्रेषण को अनुकूलित करने के लिए एआई और स्मार्ट मॉनिटरिंग का उपयोग करके ग्रिड प्रबंधन को डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्क माफ करने और सामान्य नेटवर्क पहुंच का विस्तार करने के लिए इन नीतियों को लागू करना, और जिससे बाजार में प्रवेश और परियोजना कनेक्टिविटी में सुगमता आएगी, जिससे बाजार में इजीली प्रवेश किया जा सकता है और उसकी कनेक्टिविटी में बहुत सुगम तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसलिए ट्रांजैक्शन प्रणाली, अंतर राज्य जो ट्रांजैक्शन प्रणाली शुल्क है उसको माफ करना ही होगा, जिससे ये फायदा हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, यहां स्थापित बिजली का 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया गया है, जो लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा था कि सतत विकास के एक भविष्य का मार्ग है, जो हम सभी के लिए घरेलू विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा, ग्रिड आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और वैश्विक सहयोग, इन चीजों को मजबूत करने से एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित होगा और जलवायु प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए विकास को गति देगा। तो इस प्रकार से हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जो चुनौतियां आती हैं, जो चैलेंजेस आती हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने, उन चीज़ों को पूरा कर लिया है। और बान की मून ने कहा था कि भैया सतत विकास ही भविष्य का मार्ग है, जो कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट है वही भविष्य का मार्ग है, जिससे हमें महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा आदि चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, जिससे हरित हाइड्रोजन चीज़ों को, पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, जिससे हम वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये बात कही गई। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इससे ग्रिड आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन जैसी चीज़ों में मजबूती आएगी और लचीला और टिकाऊ ऊर्जा का एक भविष्य सुनिश्चित होगा।
ये चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। इससे जलवायु जो प्रतिबद्धताएं हैं उनका एक प्रकार से सम्मान करते हुए विकास को गति देगा। तो ये कहानी थी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा की। इसी प्रकार की एनर्जी से, इसी प्रकार के जोश के साथ नई और ताज़ा खबर जानने के लिए, डेली रेगुलर न्यूज़ जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर आपको ये न्यूज़ पैटर्न मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।